चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। साधना प्लस न्यूज की टीम ने बीजेपी संगठन महामंत्री राजेश कुमार अग्रवाल से खास मुलाकात की और चर्चा के दौरान 3 नए कानून संशोधन को लेकर मंत्री ने विस्तृत जानकारी दी। आइए आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा महामंत्री राजेश कुमार अग्रवाल ने। राजेश मरवाला, भाजपा जिला महामंत्री का मुझे दायित्व है और अभी जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें प्रेमनगर विधानसभा का मैं प्रभारी के तौर पर मैंने काम किया है। आपको राजनीति में आने के लिए कहीं से प्रेरणा मिला, कहाँ से प्रेरणा मिला आपको? हम 1985 में ग्रेजुएशन करने के बाद हम लोग पटवा जी की एक सभा हुई थी सूरजपुर में और लक्खी राम जी भी आए थे और हम लोगों ने अपने युवा मोर्चा के रूप में हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। मैं संघ की शाखाओं में बचपन से जाता रहा हूं और संघ की शाखाओं से प्रेरणा लेकर के हम लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। आपने संगठन के माध्यम से कोई जैसे बड़ा चुनाव लड़े हैं अभी तक? संगठन का मैंने काम किया, चुनाव तो मैंने कोई नहीं लड़ा है, लेकिन युवा मोर्चा के अध्यक्ष से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, जिले के मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और 2 बार महामंत्री का मैंने दायित्व निभाया है और मैं करीब 40 साल से इस राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहा हूँ। आपने जैसे भाजपा पार्टी ज्वाइन करने से पहले से क्या कारण है जो भाजपा ज्वाइन किया? भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का तो राजनीतिक क्षेत्र में, छात्र राजनीति में आदमी अपने विचारधाराओं को रहता है। मैं संघ से प्रेरित होकर के ही और उस विचारधारा को लेकर के ही, राष्ट्रवाद के मुद्दे को लेकर के ही भारतीय जनता पार्टी हम लोगों ने ज्वाइन किया। आने वाले समय में कुछ जैसे बड़ा चुनाव लड़ने के लिए सोच के रखें, क्या सोचे हैं आगे? भारतीय जनता पार्टी में पार्टी तय करती है किसको क्या चुनाव लड़ना है, संगठन में क्या दायित्व मिलना है। मेरी पार्टी तय करेगी मुझे संगठन में क्या काम करना है, कब चुनाव लड़ना, पार्टी तय करती है और तो पार्टी का निर्देश जो मिलता है वो काम करना। आज जैसे अपना नए कानून नीतियां का लागू हुआ तो उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? जो 3 नए कानून बने हैं उसमें 2019 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मैं पूरे देश में जो अंग्रेजों के समय जो कानून बने हैं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है, जो अंग्रेजों के शासन को बचाने के लिए और उनके विरोध को दबाने के लिए जो कानून थे, जिनकी अब इस देश में आवश्यकता नहीं, उसकी समीक्षा होनी चाहिए और जिस कानून के माध्यम से निर्दोष व्यक्ति को जेल के अंदर या न्यायालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं उससे भी वो बचा जा सके, इस दृष्टि से उन्होंने 2019 में कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय में निर्देश जारी किया कि इन कानूनों की समीक्षा हो और उस समीक्षा के तहत करीब 22 राज्यों ने, 7 केंद्र शासित प्रदेशों ने, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने, हाई कोर्ट के जजों ने और करीब 150-250 सांसदों, 270 विधायकों ने इसमें प्रत्यक्ष रूप से भाग लेकर अपने सुझाव और देश की लाखों जनता ने अपने सुझाव इंटरनेट के माध्यम से सरकार को दिए। उसके करीब उसके बाद 153 बैठकें कानून मंत्रालय, गृह मंत्रालय की हुई और जितनी बैठकें अमित शाह जी के गृह मंत्री बनने के बाद हुई, सभी बैठकों में अमित शाह जी मौजूद रहे। बहुत पारदर्शिता और बहुत विचार विमर्श के 4 साल के बाद इस 3 कानूनों को देश की जनता के सामने रखा, जो देश की जनता में निर्दोष व्यक्तियों को न्याय दिलाने में, देश दोषियों को सजा दिलाने में और जो कभी कभी बिना किसी कारण कोई घटना घट जाए उनको भी न्याय दिलाने के लिए ये कानून तीनों आए हैं और संसद की कमेटी ने अपने सुझाव दिए, उसके बाद ये संसद में पारित हुआ है। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं कि देश के अथक प्रयास, परिश्रम और विचार विमर्श के बाद ये सर्वानुमति से कानून बना है, जो आने वाले समय में ये देश में कि न्यायालय प्रक्रिया को और पुलिस प्रक्रिया में सहभागिता देगा और दोषियों को सजा मिलेगी, निर्दोषियों को न्यायालय और जेल के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। मुझे ऐसा लगता है, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री अमित शाह जी और कानून मंत्री का अभिनंदन भी करता हूं। 1 जुलाई को आज ये कानून लागू हुआ है। आने वाले समय में इन कानूनों में यदि कोई खामियां आएगी तो उसका भी समाधान निकलेगा, उसमें सुधार होगा। ये संसार का नियम है, परिवर्तन होता है, उसमें सुधार होते हैं और उसमें सुधार होगा। ये कानून आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। ये तो आपका काम और व्यक्तित्व का परिचय दिए।
अब सुना है आपके नाम के पीछे राजेश कुमार अग्रवाल और एक उसमें टाइटल लगा है महल वाला। तो ये महल वाला चीज के पीछे क्या अर्थ है, उसको थोड़ा क्लियर करिए। वो राजेश मालवाला के पीछे मेरी 3 पीढ़ियों का ये टाइटल है। हम लोग 100 साल पहले हरियाणा में एक गांव में हमारा पक्का मकान था, तो लोगों में गांव में चर्चा होगी कि भाई इनका ये महल है पक्का मकान को। आज की परिस्थितियों में तो वो विशेष बात नहीं है, लेकिन उस समय 100 साल पहले वो विशेष था और उसके आगे एक टाइटल लग गया महल वाला, और वही एक महल वाला का टाइटल है। इतना ही है। बाकी हम लोग एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में काम करने का रुचि है, उसको करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आपके चैनल के माध्यम से सारे भारतवर्ष के सारे युवा साथियों से जितने लोग हैं, मैं एक जरूर कहना चाहता हूं कि संसार का नियम है, परिवार है तो परिवार चलाना भी है, परिवार चलाने के लिए अर्थ भी कमाना है, लेकिन उसके बाद कुछ समय बचे इस राष्ट्र के नवनिर्माण में, इस देश को विकसित भारत बनाने में और देश को विश्व गुरु बनाने में अपने जीवन का कुछ अंश 24 घंटे में 1 घंटा मिले वो इस देश को समर्पित करना चाहिए, जिससे कि देश विश्व गुरु बन सके, विकसित भारत बन सके। जबलपुर सांसद आशीष दुबे आभार यात्रा के दौरान पाटन पहुंचे। यहां पर वो गौ माता के आरती में शामिल हुए और जबलपुर सांसद आशीष दुबे ने गौ माता की महाआरती कर गौ माता का आशीर्वाद लिया। गौरतलब है कि पाटन में गौ माता महाआरती महायज्ञ के संस्थापक और गृहस्थ संत विवेक साहू उर्फ दाऊ सरकार लंबे समय से गौ माता की महाआरती करते आ रहे हैं। गौ माता आरती के माध्यम से वो लोगों को गौ सेवा के प्रति जागरूक करते हैं। जबलपुर सांसद आशीष दुबे ने गृहस्थ संत विवेक साहू दाऊ सरकार की इस अनूठी पहल की तारीफ की और कहा कि दाऊ सरकार ने जो अनूठा काम शुरू किया गया वो सराहनीय है और साथ ही गौ माता महाआरती के माध्यम से गौ सेवा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। दाऊ सरकार की ओर से होती है। आज नव निर्वाचित सांसद जी आशीष दुबे जी का आगमन हुआ, उनका हम लोगों ने स्वागत सत्कार किया और उनने गौ महाआरती की और इस अवसर पर हम सभी लोग हर्ष व्यक्त करते हैं। वो सांसद जी का प्रथम नगर आगमन रहा तो वे भी गौ माता की महाआरती की उन्होंने शामिल होकर, और मैं यही चाहता हूं कि धर्मगुरु, राजनेता और शासन प्रशासन गौ माता की जागरूकता के लिए आगे आए और लोगों में जागरूकता फैलाएं। गौवंश की रक्षा हेतु जो मैंने कार्य किया है इसे आगे बढ़ाएं, जिससे लोगों में जागरूकता और गौवंश की रक्षा हो सके। और मेरी ये 3 मांगे हैं, मैं बार बार दोहराता हूं कि गौ माता को राष्ट्र। देवास जिले के नेमावर थाना क्षेत्र में घटना सामने आई, जहां एक किसान के गोदाम में रखी मूंग की फसल चोरों ने चोरी कर ली। मिली जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि अज्ञात चोरों ने बीती रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। खेत पर बने गोदाम का ताला तोड़कर 50 क्विंटल मूंग पर चोरों ने हाथ साफ किया और घटना की जानकारी किसान ने नेमावर थाने को दी और साथ ही पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुटी है। हमको घर पे बैठे हुए थे, तभी तुरंत हमारे जो बजवाड़ा वाला खेत है उसके चौकीदार ने फोन लगाया कि दादा अपने खेत के गोडाउन में से मूंग चोरी हो गए हैं। तभी तत्काल मैं और पापा दोनों खेत पे गए। वहाँ पे देखा ताला टूटा हुआ था, मूंग फैले हुए थे और करीबन जो हमारी मूंग की फसल थी करीबन 100-125 कुंटल थी, उसमें से 50 से 60 कुंटल मूंग चोरी हो गया था। वहाँ जाके देखा तो पता चला कि शटर का ताला भी टूटा हुआ था और मूंग गायब थी। और ये करीबन रात का काम है। उसी रात्रि के दौरान हमको ये पता चला शाम को कि जो है मूंग गायब हो गया वहाँ से, और हम यहाँ पे आज गिरफ्तार कराएंगे। क्या कुछ आपको थाना प्रभारी ने क्या कुछ आश्वासन दिया चोरी के मामले? आश्वासन दिया है मैडम साहब ने और सर ने भी कि हम पूरी कोशिश करेंगे चोर को पकड़ने के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में तीनों तहसील में ये जो घटना है
50-60 क्विंटल मूंग की पहली घटना और बहुत बड़ी घटना है। आगे हमारा बस निवेदन यही है आप लोगों से भी और पुलिस थाने से भी कि आगे किसी भी किसान के साथ इस तरह की कोई भी घटना ना हो, क्योंकि किसान बहुत मेहनत से, आप भी समझते हैं कि फसल मतलब दिन रात लगा रहता है। हमारे पास थाने पर रिपोर्ट प्राप्त हुई है। कृषक अशोक पिता चिरंजीव लाल बाकलीवाल हैं, जो खाते गांव के रहने वाले हैं और उनका जो खेत है बजवाड़ा से पास में है। वहां पर खेत में जो गोडाउन बना हुआ है, उन्होंने अपनी जो मूंग है 17 एकड़ भूमि, उसकी जो मूंग निकली हुई थी वह गोडाउन में सुरक्षित रखी थी। वहां पर एक चौकीदार भी रहता था, लेकिन कल शाम 5 बजे चौकीदार पहुंचा तो उन्होंने सूचना दी कि भाई शटर का ताला टूटा हुआ है, आप जल्दी से आ जाओ। फिर ये जो कृषक हैं वह मौके पर गए, उनके द्वारा देखा गया तो अंदर जो उनकी मूंग रखी हुई थी उसमें से लगभग 50 कुंटल मूंग चोरी हो गई है। कुछ दूरी पर कुछ ट्रैक्टर के निशान भी दिख रहे हैं, जिसके संबंध में प्रथम दृष्टया हम लोगों ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज कर लिया गया है। और भिंड शहर के रानी तालाब पर अवैध कब्जाधारियों पर नगर पालिका का बुलडोजर चला। दरअसल नगर पालिका की तरफ से लगातार अवैध कब्जाधारियों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। वहीं भिंड शहर के रानी का तालाब, जो बहुत बड़ा तालाब बना हुआ था, उसको वहां पर कुछ लोगों ने कब्जा कर लिया था और मिट्टी डालकर उस तालाब को मिटा दिया गया। और इसे लेकर नगर पालिका की तरफ से बरसात को देखते हुए घरों में पानी घुस रहा है। वहीं पानी की सुचारू रूप से व्यवस्था चालू रखने के लिए नगर पालिका की तरफ से रानी के तालाब पर जो कब्जा किया था, उन कब्जाधारियों पर नगर पालिका ने बुलडोजर चलाया। वहीं मौके पर नगर पालिका के कर्मचारी, तहसीलदार और पटवारी समेत पुलिस बल तैनात रहा। रानी का ताल था पुराना, इसमें कुछ लोगों ने मकान बना लिए। जो तालाब था, मूल तालाब, उसका भराव कर दिया है। इससे क्या है, बरसात आ ही गई, मान लो आने वाली क्या है, इससे क्षेत्रों के लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पानी है वो शहर में भर रहा है, लोग उससे परेशान हैं। तो यहाँ पे क्या है कि पहले जैसा तालाब बन जाएगा तो लोगों की समस्या हल हो जाएगी। अभी ये कितने मकान तोड़े जाएंगे, कितने लोगों को नोटिस है? अभी नगर पालिका ने दिए, कितने लोगों को दिए उनको जानकारी। बहर से गड़ी मार्ग के हालात कुछ इस तरह बन गए हैं कि अचानक से हिंसक वन्य प्राणी जंगली भैंसा एक झुंड बीच सड़क पर मौजूद रहा और साथ ही जिससे बड़ी सावधानी से सफर करना पड़ रहा है। राहगीरों को इस मार्ग पर आने जाने में हादसे का डर लगा रहता है। सड़क पर वन प्राणी जंगली भैंसा का झुंड होने के कारण राहगीरों को सड़क पर खड़े होकर इंतजार करना पड़ता है। वहीं वन विभाग ग्रामीणों से अलर्ट रहने की अपील की गई। अगली खबर भिंड से है, जहां सौरभ वाल्मीकि की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। बता दें कि बीते रोज हुए सौरभ वाल्मीकि की हत्या मामले में वाल्मीकि समाज के लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा था और समाज के लोग हत्याकांड के आरोपी के घर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया था। और इस हत्याकांड को लेकर वाल्मीकि समाज के लोगों में आक्रोश दिखा। वहीं साफ सफाई कर्मियों ने भी हत्या के विरोध में हड़ताल कर शहर से कचरा उठाना बंद कर दिया। तब जाकर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों के घर बुलडोजर चलवाया। वहीं एक आरोपी के 3 अवैध मकानों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। नगर पालिका के उसमें निर्देशन में मतलब हो रही है और ये जो जीर्ण मकान होगा बरसात में गिर सकते थे, उनको गिराया जा रहा है। उसमें पुलिस प्रशासन मौजूद है, इसके लिए ड्यूटी प्रेसिंग करता है। सर, ये सुनने में आया है कि आरोपियों का घर है और अब इतना और कुछ मैं आपको भिंड एसपी डॉक्टर असित यादव ने हाल ही में लाहार में गोली मारकर लूट के प्रयास करने वाले आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे और आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित भी किया था। प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी संजीव पाठक ने बताया कि लाहार थाना क्षेत्र में गोली मारकर लूट के प्रयास करने वाले आरोपियों को विशेष टीम बनाकर मुखबिर तंत्र की सहायता से पकड़ने के प्रयास शुरू कर दिए। तभी लाहार थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा को मुखबिर की सूचना मिली कि आरोपी किसी काम से रावतपुरा सानी आया हुआ है और पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश देकर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता पाई। आरोपी के कब्जे से 11 लाख का बरामद हुआ। वहीं बता दें कि
भिंड एसपी असीत यादव ने हाल ही में लाहार में गोली मारकर लूट के प्रयास करने वाले आरोपियों को पकड़ने के निर्देश दिए थे और साथ ही आरोपियों पर 10-10 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए एडिशनल एसपी पाठक ने बताया कि लाहार थाना क्षेत्र में गोली मारकर लूट के प्रयास करने वाले आरोपियों को विशेष टीम बनाकर मुखबिर तंत्र की सहायता से पकड़ने में प्रयास शुरू कर दिए गए। तभी लाहार थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी किसी काम से रावतपुरा सानी आया हुआ था और साथ ही आरोपी के कब्जे से 11 लाख और मशरूका बरामद किया गया। सिटी के में ही सुनार व्यापारी से सोने चांदी के आभूषण लेके जा रहा था, उसका पीछा किया गया। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग थे, उनके द्वारा पीछा किया गया और फिर गन शॉट करके उनसे छीनने का प्रयास किया और एक वारदात को जो धारा 393, 307, 34 के अंतर्गत पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया। इसमें साइबर टीम सहित 3 टीमें बनाई गई। इसमें थाना प्रभारी लाहार और एसडीओपी प्रवीण त्रिपाठी जी के अंडर में उस टीम ने बहुत अच्छा काम किया और हमें इस टीम के द्वारा मूल आरोपियों सहित जो गाड़ी उसमें इस्तेमाल हुई थी वो भी प्राप्त हुई और साथ ही इसके अतिरिक्त जो उस घटना के आरोपी थे उसके अतिरिक्त भी 3 अन्य लूटें जो जिले में हुई और एक अन्य चोरी की। शिक्षा विभाग को बढ़ावा देने और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने के साथ ही शैक्षण भवनों को दुरुस्त करने के लिए भले ही शासन की तरफ से लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सतना जिले में आज भी हकीकत कुछ और ही है। आजादी के 77 साल बीत जाने के बाद भी कई सरकारी स्कूल पेड़ के नीचे संचालित हो रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जिले के जन शिक्षा केंद्र उचहेरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत इटहा खोखर्रा के मुंगहनी कला में संचालित शासकीय प्राथमिक पाठशाला के। इस पाठशाला में छात्र की संख्या लगभग 30 है। ये विद्यालय सतना जिला मुख्यालय से महज 30 किलोमीटर दूर है और साथ ही इस विद्यालय को लगभग 11 साल पहले खोला गया था, लेकिन शिक्षकों के द्वारा स्वयं किराए पर भवन लेकर स्कूल संचालित किया जा रहा था और साथ ही लंबा समय बीत जाने के बाद भी ना तो यहां पर कोई पेयजल की व्यवस्था है, ना ही मिड डे मील बनाने के लिए रसोई घर का निर्माण कराया गया। बारिश के समय में बच्चों को एक प्राइवेट कमरे में पढ़ाया जाता है, जबकि खुले मौसम में आम के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। और प्राथमिक शाला मुंगहनी कला के हेडमास्टर ने जानकारी देते हुए बताया कि कई वर्षों से विद्यालय भवन की मांग की जा रही है, लेकिन अभी तक विद्यालय भवन का निर्माण नहीं किया जा सका। इस विद्यालय में ज्यादातर बच्चे आदिवासी अंचल से आते हैं और साथ ही जिन्हें विद्यालय भवन न होने के कारण कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मामले को लेकर जब डीपीसी विष्णु त्रिपाठी से बातचीत की गई तो उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि शासन स्तर पर कई बार विद्यालय भवन की मांग की गई है, लेकिन भवन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ। शासकीय प्राथमिक शाला मुंगहनी टोला, ये विद्यालय जो इस भवन में लग रहा है तो ये शासकीय भवन है? नहीं, अभी विगत दिनों ये पेड़ के नीचे भी विद्यालय संचालित था। हाँ, तो क्या कैसा पेड़ के नीचे क्यों? यहाँ लाइट नहीं रहती है, गर्मी बहुत लगती है तो बच्चे बाहर बैठने को कहते हैं कि बाहर बैठे। यहाँ 30 बच्चे। यहाँ मतलब ये जो बिल्डिंग है ये शासकीय बिल्डिंग? नहीं, शासकीय नहीं, किराए पे लिए। तो किराए पे क्यों? यहाँ भवन नहीं है? नहीं भवन। कितने साल संचालित है विद्यालय? ये 13 साल से 11 साल से। तो 13 साल से इसी तरह संचालित? हाँ, इस स्थिति में चल रहा है। इसके लिए पत्र वगैरह आपने लिखा हुआ है? हाँ, पत्र वगैरह कई बार। सरकारियों कोई जवाब वगैरह? अब वो भी लगे हुए हैं प्रयास में, लेकिन अभी कुछ सफलता नहीं मिली। जिले में बहुत सारी संस्थाओं का रेशनलाइजेशन किया गया था। शासन के निर्देश थे कि जिनमें नामांकन मिडिल स्कूल में 10 से कम और प्राइमरी स्कूल में 20 से कम है, उन शालाओं का रेशनलाइजेशन किया गया था, युक्तकरण किया गया था। जिले में 103 ऐसे विद्यालय थे जिनका युक्तकरण किया गया था, जहाँ छात्र संख्या कम थी। उसी में मुंगहनी कला में भी विद्यालय खोला गया था। तो शासन स्तर से इन सभी जो युक्तकरण की शालाएं हैं, इनके लिए कोई भवन सैंक्शन नहीं हुई। यद्यपि प्रत्येक वर्ष जो वार्षिक कार्य योजना हमारी बनती है उसमें हमने इनके लिए भवन की मांग की है। और डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड की जो बैठक डीएमएफ की हुई है उसमें भी हमने जनप्रतिनिधियों के समक्ष इस बात को रखा था और माननीय सांसद सतना ने ये भी कहा था कि भवन विहीन शालाओं के लिए भवन डीएमएफ से सैंक्शन कर दिए जाए।
अभी स्कूल चले हम अभियान में भी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय धवारी में सांसद जी आए थे और उन्होंने भी कहा है कि जो भवन विहीन शालाएं हैं उनके लिए हम भवन की चर्चा करेंगे, क्योंकि शासन स्तर से भवन सैंक्शन नहीं हुआ, इसलिए वो विद्यालय जो है कभी किसी के मकान में या जब बरसात नहीं होती तो। प्रेमनगर विधायक भूलन सिंह मराबी से हमारे संवाददाता ने खास मुलाकात की और इस दौरान मराबी ने अपने निर्वाचन क्षेत्र स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जानकारी साझा की। आइए आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा विधायक भूलन सिंह मराबी ने। तो मैं साधना न्यूज चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मराबी जी, आप विधायक चुनाव लड़ने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरा राजनीति की शुरुआत हुआ गांव में, और गांव में पहले हम बार जनपद सदस्य के रूप में प्रतिनिधि बना। इसके बाद लगातार 15 साल गांव का सरपंच था। फिर जिला पंचायत चुनाव एक बार चुनाव लड़ा, उसमें जीता था। और धीरे धीरे पार्टी का काम, मैं संगठन का काम, जो भी जिम्मेदारी संगठन मुझे देता था उस काम को मैं निष्ठापूर्वक काम कर रहा था। और अभी जिला का भारतीय जनता पार्टी के जिला का उपाध्यक्ष के नाते मैं सभी गांवों का दौरा किया। संगठन ने जो भी मुझे जिम्मेदारी दिया उस जिम्मेदारी को निष्ठापूर्वक काम किया, और संगठन ने इस मेरा जो कार्यक्रम था उस कार्यक्रम को देख करके और राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व ने मुझे जो जिम्मेदारी दिया और मुझ पर विश्वास किया और मुझे प्रेमनगर विधानसभा के प्रत्याशी के रूप में उतारा। और प्रदेश नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रेमनगर विधानसभा के एक एक मतदाता, एक एक कार्यकर्ता का मेहनत से हम लोग चुनाव जीते और छत्तीसगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार विष्णु देसाई जी के नेतृत्व में है, और छत्तीसगढ़ को एक विकसित छत्तीसगढ़ बनाने का जो संकल्प है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है कि 2047 तक विकसित देश बनाना है, और उसी के तहत हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया सामान्य विष्णु देसाई जी का एक संकल्प है कि 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ राज्य, विकसित प्रेमनगर बनना है। इस उद्देश्य से लेकर के आज हम लोग छत्तीसगढ़ में एक एक जनता, एक एक मतदाता का काम करवाने के लिए तत्पर हैं और छत्तीसगढ़ विकास आगे आने वाले भविष्य में विधानसभा प्रेमनगर के पूरे जो स्थिति है उसको किस स्तर तक ले जाने के लिए सपना सचा कर रखे हैं आप? देखिए, मेरा तो जिस दिन से मैं चुनाव जीता हूँ उसी दिन से एक मेरा लक्ष्य है कि स्वास्थ्य शिक्षा को विशेष करके मैं बढ़ावा दूंगा, और इस स्वास्थ्य शिक्षा में कहीं पर किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होने दूंगा। यदि हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य शिक्षा मजबूत है तो निश्चित है कि हमारा प्रेमनगर भी मजबूत रहेगा। शिक्षा की बात करते हैं तो जबकि प्रेमनगर जो क्षेत्र है उसमें कितने अपना हायर सेकेंडरी स्कूल संचालित हैं अभी? देखिए, यहाँ पर हायर सेकेंडरी बहुत ज्यादा मात्रा में है, यहाँ पर प्राइमरी बहुत मात्रा में है, जो माध्यमिक शाला भी पर्याप्त मात्रा में, हायर सेकेंडरी भी पर्याप्त। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।